नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी सीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे ही ओनली आईएएस के कम्युनिटी मेंबर से निधि का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 286 सिक्योर किया है। आप में से बहुत लोगों ने हमें मेल करके क्वेश्चंस पूछे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम निधि के द्वारा आज उसका सॉल्यूशन लेंगे, सो दैट कि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले निधि, आपको मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ जो आपका सिलेक्शन हुआ। जरूर इसके पीछे बहुत हार्डवर्क और स्ट्रगल रहा होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस congratulations, and I know this has been a long journey. This was my third attempt, and I gave interview last year as well, but I could not make it to the list. But this time I secured all India rank 286. So proud for my family. Okay, so जैसा कि आपने बोला लास्ट अटेम्प्ट आपने अभी दिया था 2019 का, जिसमें कि आप इंटरव्यू तक पहुंची थी। सो उसमें जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो इस बार आपको क्या फील हुआ? क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको कहीं ना कहीं डर था, या आप सोची कि अब मेरा ये लास्ट है, या आपने सोचा था कि मैं आगे और अटेम्प्ट दूंगी? सर देखिए, फाइनल रिजल्ट आने तक तो हमेशा ही नर्वसनेस बनी रहती है कि किसी को नहीं पता होता कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जो भी मेरी कमियां थी उनको मैंने सुधारा, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ शायद से इस बार जरूर हो जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बस उस अपनी जो वीकनेसेस थी उनके ऊपर काम करने से ही आया, उसी वजह से आज ओके। तो जैसे आपने वीकनेस की बात की, तो हर किसी की अलग अलग वीकनेसेस होती हैं, तो आपकी क्या वीकनेसेस थी और उस पर आपने कैसे वर्क किया? सो वीकनेसेस देखो, दो तरीके से हम बात कर सकते हैं इस वीकनेसेस के एस्पेक्ट पे। वन कि जो हमारा सेल्फ बिलीफ होता है कि हम कई बार जो अपना मोटिवेशन है वो खो करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। स्पेशली आफ्टर द फैक्ट व्हेन वी सी peers around us who are getting successful and who are settling down, who are getting married, so you also feel that okay, you should also settle for something less than this. But then there is some kind of motivation which is always there, whether it could be your friends, family, your parents, so it could be anyone, or it could be your why to civil services. So that has always been very clear to me. But जो वीकनेस, अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में बात करें कि किस तरीके से वीकनेसेस, आप कई बार सब्जेक्ट्स जो रहते हैं कि आप जो यूपीएससी की डिमांड है उसको नहीं समझ पाते हैं कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है, एग्जाम की क्या डिमांड है। तो हम जो नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है कई बार उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री, आई रेड 2 to 3 books in my first attempt, which was not at all necessary. कभी क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं आते उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है अगर आते हैं। तो इस तरीके की जो वीकनेसेस हैं, आई थिंक उनके ऊपर भी काम करना चाहिए कि यूपीएससी का क्या डिमांड है, सिलेबस अच्छे से देखें और उसके ऊपर आप काम करें कि एग्जाम को डिमांड। ओके, सो जैसे पहले हम लोग को बहुत सुनने में मिलता था कि ये मंत्रा फॉलो कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मंत्रा फॉलो कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट आज के टाइम पे लोग बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ ऐसा मंत्रा एग्जिस्ट करता है, या आपके पास कोई ऐसा मंत्रा था जो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए सो दैट कि उनका भी सिलेक्शन हो? थोड़ा इसमें क्लियरिफिकेशन आप दीजिए। देखिए, जितने नाम इस लिस्ट में हैं उतने ही आई थिंक मंत्रा सब अपने बता देंगे कि ये हमने फॉलो किया, और आने वाले जितने लोग होंगे उनके पास भी सबके पास एक डिफरेंट मंत्रा है। लेकिन इसमें भी हम दो तरीके से उस पर बात कर सकते हैं कि ऐसा कोई मंत्रा नहीं है, लेकिन सबसे पहली जो चीज है जो आपका डिसिप्लिन है और आपकी जो ऑनेस्टी है कि आप जब अपना दिन का जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, आप डिसिप्लिन हो कि नहीं हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज कि मंत्रा अगर हम देखें कि आजकल जो स्ट्रैटेजी है, हमें कोई कुछ बताता है और कोई कुछ बताता है, बट हमारे अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ है और हमारे भी कुछ वीकनेसेस है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है लेकिन डिमांड यूपीएससी की भी है, तो आपको समझना होगा कि एग्जाम की डिमांड है, और उसी के अकॉर्डिंग चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो चाहे वो आपकी वीकनेस हो, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सा फैक्टर आपको किस प्रायोरिटी पे रखना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम। ओके, सो जैसे हमने अभी मंत्रा की बात, तो मंत्रा एक तरीके से हम मान सकते हैं सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी हो सकती है, राइट? तो बट मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस लेके आते हैं, सर आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए,
और बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि उनको पहले दिन से ही असाइनमेंट देना शुरू करते हैं जिसमें वो स्कोर नहीं कर पाते अच्छा, और फिर वो बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग और जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए और आपने कब से स्टार्ट की? जी, आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वी ऑल नो। और उसमें मेरे को लगता है कि जो आंसर राइटिंग है उसके लिए आपके पास एक फाउंडेशन होना चाहिए। जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसकी एक जो नींव रखी जाती है, पहले आप उसको तैयार कीजिए। आप पहले छत तो नहीं रख सकते हैं, तो उसी तरीके से आप पहले ही दिन को असाइनमेंट आपको मिल गया, वो आंसर आप नहीं दे सकते। तो जब आपको वो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन, यू कैन डू दैट वन आंसर ए डे राइटिंग वाला प्रैक्टिस विच वर्क्स फॉर यू, एंड यू कैन गो फॉर एनी अदर। बट इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो आपकी फाउंडेशन है उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स आप उनको अच्छे से रीड करके उनको थोड़ी समझिए, उनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर आप फोकस कीजिए कि यूपीएससी को किस तरीके के सवाल इस टॉपिक पे पूछे। सपोज आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन आप इसका जो आंसर लिखने जा रहे हैं वो आप किसी और डायरेक्शन में क्वेश्चन का डिमांड पूछ रहे हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि यूपीएससी उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या डिमांड करेगा। आप अननेसेसरीली कुछ और पढ़ते जाएंगे, which is not good। तो आई थिंक आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, समझें कि उसमें से किस तरीके का पैटर्न, उसमें से थीम्स आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। यू कैन टेक 3 to 6 months पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, और उसके बाद आप सब चीजों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ओके, बट एक कंफ्यूजन बहुत जनरल रहता है लोगों में, बच्चों में, कि जो नोट्स बनाने की बात आती है, क्या प्रीलिम्स के नोट्स बनाना वर्थ है, या मेंस के नोट्स बनाना वर्थ है, या दोनों के ही नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और आपका उसमें क्या अप्रोच था, क्या आपने नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सर देखिए, नोट्स एक ऐसी चीज है, वो बहुत ही पर्सनलाइज चीज है। जब नोट्स मीनिंग आपकी काफी पर्सनलाइज चीज है जिसको आप ही समझते हैं। किसी के लिए नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी काम करती है, किसी के लिए नहीं। तो मेरे लिए क्या है, आई एम नॉट वेरी नोट मेकिंग पर्सन। मेरे को बुक्स से पढ़ने की बहुत आदत है, तो मेरे को हमेशा से यही था कि प्रीलिम्स के यूजुअली मैंने कोई सब्जेक्ट में ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाया। उसके लिए मैंने हमेशा ही स्टैंडर्ड बुक्स को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। लेकिन उसके अलावा जब हम टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें से आप कोशिश करिए कि जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज के अलावा, मतलब कि कोई न्यू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कि जैसे आर्किटेक्चर है, आपको एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं मिले, उसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। एनवायरनमेंट है, उसमें आप कीजिए वो सेम, उसके फिर आप नोट्स बनाइए, फिर जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। बट पोस्ट दैट जब हम मेंस की बात करते हैं तो उसमें ये है कि सर आप एग्जाम के बीच में थोड़ा सा ही टाइम, उसमें आपको रिवीजन आप उन 2 घंटों में 3 घंटों में कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड कि इधर तो आप सारे इन्फॉर्मेशन याद कर सकते, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एग्जाम से पहले वो जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने आज तक की जर्नी में जो कंपाइल किया है उसको याद रख पाना वो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या है कि शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में जैसे कि अगर हम पॉलिटी की बात करें तो कोई भी टॉपिक है, जैसे हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो उसमें किस तरीके से जो मेन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखिए, किस सब्जेक्ट्स पे, किन टॉपिक्स पे, किन थीम्स पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको देखो, और फिर उसमें से आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी शॉर्ट नोट्स करा लो हर सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपको जो रिवीजन है वो आपका फ्लो हो एग्जाम, और आपका जो टाइम रहता है वो काफी कम रहता है क्योंकि एक दिन में आप 2 पेपर लिखते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना शॉर्ट नोट्स का ओके, सो जैसे हम लोग को यही बहुत देखने को मिलता है और स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि सर मेरे साथ फाइनेंशियल इशू है और मेरे साथ मेंटल इशू कुछ है या हेल्थ इशू है, मतलब एक तरीके से किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है। तो क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल रहा, और वो जो स्ट्रगल रहा उसको आपने कैसे डील किया, कैसे टैकल किया? सर अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो यूपीएससी जो है आप अकेले चल रहे, सक्सेस में आपके साथ सब होंगे लेकिन इससे पहले आप अकेले चलते हैं। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है वो ये है कि जब आपने कोई भरोसा नहीं करता है, आपको खुद पे भरोसा नहीं करता है और आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं बस, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा है ना। तो उस आई थिंक स्ट्रगल सबसे इम्पोर्टेंट यही है।
और दूसरा स्ट्रगल सर मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ, आई थिंक वो उस पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे रखते हैं। तो अपना पढ़ाई के दौरान हम अपने खाने पे भी फोकस नहीं करते, स्पेशली ऑल द कैंडिडेट्स हु आर स्टेइंग इन ORN एंड फूड का जो है एक मेजर कंसर्न करते हैं और आपकी हेल्थ काफी ज्यादा सफर करती है। तो अपना एक जो बैलेंस डाइट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आई थिंक एक एक्सरसाइज और आई थिंक एक जो आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड mental hygiene, which is an important aspect that I want to raise here. Because I also faced certain challenges during my journey. और मुझे लगता है कि एक जो सपोर्ट है आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, पेरेंट्स का, तो कोई भी हो सकता है आपकी जर्नी में, तो उनका जो सपोर्ट है उसके साथ आप थोड़ा सा रखिए और कॉन्स्टेंटली अपना जो है कि UPSC इज नॉट लाइफ, एट द एंड आप कुछ लाइफ में इस तरीके से जो करने जा रहे हैं और आप चाहे इसमें सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, उसके बावजूद अपने आप को कैसे सस्टेन करें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल यहीं पर है और उसी से रेडी टू डेली लाइफ। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, 2022 के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अप्रोच करें, क्योंकि अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है उनके पास, तो वो किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं आने की तैयारी में? जी, मेरा उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि जो आपका प्रिपरेशन है उसमें आप काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहें, आपका जो डिसिप्लिन है वो काफी मेंटेन करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि आज फ्रेंड का पार्टी है, फंक्शन है, थोड़ा सा उसको भी अगर आपको करना है आप वीकेंड्स पे आप डिसाइड कर लो कि आपको ब्रेक कब लेना है और उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद जो UPSC का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिवीजन, तो वो आप कॉन्स्टेंटली कीजिए। जैसे जो मेरी रिवीजन थी उसमें मेरे को ओनली IAS ने काफी हेल्प किया। जैसे जब मैंने करंट अफेयर्स जो होता था तो उसके लिए जब आपका एक सोर्स हो जाता है तो आपको उसको रिवाइज करना इजी हो जाता है। सिमिलरली मेरे को जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर जो रहता था, इट्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आपने NCERT पढ़ लिया लेकिन आपकी टेंडेंसी होती है, ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है भूल जाते हैं। तो लेकिन मैं क्या करती थी कि जैसे NCERT पढ़ लिया, अब उसके बाद सर का वीडियो रहता था चैनल पे यूट्यूब पे, तो मैं उससे देख के उसको रिवाइज कर लेती थी। एंड सिमिलर आई डिड विद करंट अफेयर्स एज वेल। तो उन दोनों में और बाकी के सब्जेक्ट में भी मेरी काफी हेल्प हुई कि यूट्यूब के थ्रू मैं अपना रिविजन कर लेती थी, उसको 1.5 पे चलाती है तो अपना ये रहता है कि टाइम भी बच जाए और एफर्ट्स भी थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है वो किया और मैं यही सजेशन बाकी के लोगों को देना चाहती हूँ कि आप भी अपने प्रेपरेशन में अपनी जो सोर्सेज हैं उसको थोड़ा कम करें और जो नोट्स हैं जैसे कंसोलिडेटेड नोट्स, मैंने जैसे अभी रिसेंटली HCS का प्रीलिम्स किया उसमें मैंने उड़ान के जो सोर्सेज थे उसको रेफर किया, तो वो भी काफी हेल्पफुल रही है मेरे लिए कि वो इतना कंसोलिडेटेड है कि आपको कुछ और रेफर करने की मेरी जरूरत भी ना पड़े। तो इस तरीके के जो सोर्सेज हैं आप रेफर कर सकते हैं और इसी के थ्रू आप एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपना ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हमारे साथ की और आई होप बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।